हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग इतिहास के वैसे चुनिंदे प्रश्न को लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल चुपचाप ये सारा प्रश्न आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। आप लोग लगातार कह रहे थे कि सर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, कैसे तैयारी करें। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो को जब आप देखिएगा और अगर आपसे लगभग लगभग 30-35 क्वेश्चन बन गया तो आप समझो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी चल रही है। और अगर किसी का कम बना तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत खास है, इसलिए इस क्लास को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो आज हम लोग 2026 एग्जाम के लिए परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 50 प्रश्नों को करवाने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है, आराम से आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज कब हुआ है? 1922 में। खोज किसने किया था? उसका नाम है राखल दास बनर्जी। इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आरडी बनर्जी। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि किसने की, ऑप्शन में दे देगा आरडी बनर्जी। तो याद रखिएगा, रखलदास बनर्जी को ही आरडी यानी रखलदास बनर्जी कहते हैं और इसी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? हम आपको कई बार बता चुके हैं। जो मोहनजोदड़ो है इसको सिंध का बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, है ना। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो आपको जवाब देना है कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये कई सारे सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? हम सब जानते हैं रखलदास बनर्जी ने। अगर पूछ देता कि बताओ हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी, तो उसका नाम था विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, याद कर लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई? कलकत्ता में। किसने किया? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंधु नदी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, लोथल कहां पर है? तो हम सब जानते हैं लोथल गुजरात में है ना। और एक जगह पूछा जाता है कि धौलावीरा कहां पर है? याद रखिएगा धौलावीरा भी आपका गुजरात में है ना। तो धौलावीरा और लोथल ये दोनों गुजरात में है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बनावली कहां पर है? तो बनावली जो है आपका हरियाणा में है। उसके बाद कालीबंगा कहां पर है? तो जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है। ठीक है, बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब पाकिस्तान में है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है प्यारे बच्चों, इसको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ये सब वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? यानी जो कनिष्क है ये राजा कब बना? तो याद रखिएगा कनिष्क जो है 78 ईस्वी में राजा बना था और 78 से लेकर के 101 ईस्वी तक शासन किसका था? कनिष्क का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क राजा कब बना, राज्यारोहण कब हुआ 78 में और कब तक रहा? 101 तक। कनिष्क किस साम्राज्य से था? गुप्त साम्राज्य से। पूछा जाता है कनिष्क किस साम्राज्य का राजा बना? गुप्त साम्राज्य का। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कनिष्क किस वंश से था? याद रखिएगा कुषाण वंश से। जैसे आपको पूछा जाता है ना कि अशोक जो है ये किस वंश से था, तो अशोक आपका मौर्य वंश से। तो उसी तरह जो कनिष्क है ये कुषाण वंश से था, गुप्त साम्राज्य का राजा था। 101 तक इनका शासन चला। और याद रखिएगा टोटल कितना बौद्ध संगीति हुआ था? याद है टोटल बौद्ध संगीति कितना हुआ? टोटल जो बौद्ध संगीति है प्यारे बच्चों वो हुआ था 4। तो पूछा जाएगा कि जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, तो चौथा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में। यहां से तो समझो एक क्वेश्चन हर बार रहता ही रहता है ना। याद रखिएगा यहां से तो एक क्वेश्चन हर बार रहता ही रहता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए प्रथम बौद्ध संगीति, टोटल बौद्ध संगीति कितना हुआ था? जल्दी से बताओ टोटल बौद्ध संगीति कितना हुआ? तो हम सब जानते हैं टोटल बौद्ध संगीति हुआ था 4। पूछा जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? याद रखिएगा अजातशत्रु के शासन काल में, है ना। जब अजातशत्रु राजा था तभी पहला बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु किस वंश से था? हर्यक वंश से था। उसके बाद पूछा जाएगा कि जो दूसरा बौद्ध संगीति है ये किसके शासन काल में हुआ? तो जो दूसरा बौद्ध संगीति है ये कालाशोक के शासन काल में हुआ। कालाशोक
कालाशोक के शासनकाल में। जो तीसरा बौद्ध संगीति है ये किसके शासनकाल में हुआ? याद रखिएगा, तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ, अशोक। और जो चौथा बौद्ध संगीति है ये कनिष्क के शासनकाल में। पहला बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था? राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगीति कहां हुआ था? ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रियल बता रहे हैं, यहां से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझ लो, है ना। तो अशोक जो तीसरा बौद्ध संगीति किया था ये कहां पर हुआ था? तो अशोक जो बौद्ध संगीति किया था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कालाशोक के समय जो बौद्ध संगीति हुआ था ये आपका वैशाली में हुआ। अजातशत्रु के समय जो बौद्ध संगीति हुआ राजगृह में हुआ। और चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कहां पर? जम्मू कश्मीर कुंडलवन में। ठीक है, टोटल कितना बौद्ध संगीति हुआ? 4। तो यहां पूछा गया कनिष्क राजा कब बना? 78 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र किसने लिखा? हम सब जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य जी। कौटिल्य जी को ही हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। अब चाणक्य कौन है इनके बारे में जानिए। आप सब जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, आप सबको पता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। अगर हम आपसे सवाल करें कि प्यारे बच्चों बताइए मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया, तो आप सब कहोगे कि सर मौर्य साम्राज्य की स्थापना, जल्दी से लिखो आप भी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। बहुत अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। और ये किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से था। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किसने किया था, याद रखिएगा उसी का नाम था चाणक्य, है ना। यानी चाणक्य ने ही इसको मदद किया था, क्योंकि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसको हराया था? नंद वंश के अंतिम राजा, नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक प्यारे बच्चों, जिसका नाम क्या था? घनानंद था, घनानंद। याद रखिएगा जिसका नाम था घनानंद। तो नंद वंश के अंतिम राजा जिनका नाम था घनानंद, घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य। जब नंदवंश हार गया, चंद्रगुप्त मौर्य, ये घनानंद हार गया तो नंदवंश खत्म हो गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दिया और इसमें मदद किया था चाणक्य ने। तो ये वही चाणक्य है। और चाणक्य ने एक किताब लिखा अर्थशास्त्र, जिस किताब से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो ये भी पूछा जाएगा कि याद रखिएगा अर्थशास्त्र हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं कि जब यहाँ पर गुप्त काल था तो कौन सा चीनी यात्री है जो भारत आया था? उसका नाम था फाहयान। 8 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, सी सही हो जाएगा। फाहयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है महाभारत को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। महाभारत को लिखते समय कितना साल लगा? 1000 साल, यानी 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक, है ना, 500 बीसी से लेकर के 500 एडी तक, यानी 1000 साल तक महाभारत को लिखा गया संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत को किसने लिखा? उसका नाम था वेद व्यास। पूरा नाम क्या था? महर्षि वेद व्यास, है ना। महाभारत के मूल रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में। और महाभारत में हम लोग बेसिकली किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा कौरव और पांडव के बीच, यानी कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के बारे में प्यारे बच्चों महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धम्म की शुरुआत किसने किया? हम सब जानते हैं धम्म की शुरुआत अशोक ने किया। अशोक का धम्म, तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया। अशोक जो है किस वंश से था? मौर्य वंश से था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से था। पूछा जाएगा मौर्य वंश का तीसरा राजा कौन था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का तीसरा राजा अशोक था। अशोक को ही क्या कहा जाता था? पियदस्सी। ये भी याद रखिएगा अशोक को क्या कहा जाता था? पियदस्सी। तो पियदस्सी अशोक को कहा जाता था, मौर्य वंश से था, तीसरा राजा था। इसी को पहला महान सम्राट कहा जाता है। अशोक को ही क्या कहा जाता है? पहला महान सम्राट कहा जाता है। अशोक जिन्होंने कलिंग का युद्ध को जीता था, है ना। अशोक जिनकी जिंदगी कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह बदल गई, है ना। महावीर का बचपन का नाम क्या था? प्यारे बच्चों महावीर जी के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। याद रखिएगा पूछा जाएगा महावीर का बचपन का नाम, तो आपको होगा वर्धमान। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देखो यहां से आपको अक्सर सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। अक्सर गौतम बुद्ध और महावीर जी के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। जल्दी से जवाब दीजिए। अगर हम आपको कहें कि बताइए गौतम बुद्ध कौन था, इनका जन्म कहां हुआ था, और ये महावीर जी है, इन दोनों के बारे में सवाल पूछा जाता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पहला है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिनका जन्म प्यारे बच्चों नेपाल में हुआ था, जगह का नाम है लुबनी, है ना। तो जगह का नाम याद रखिएगा,
लुबनी एक जगह का नाम है जो कि कपिल वस्तु के नजदीक में है। वहीं पर लुबनी यानी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बात करते हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। इनकी माताजी के नाम भी पूछा जाता है, यशोधरा। इनकी माताजी का नाम क्या था? यशोधरा। इनके पिताजी का भी नाम पूछा जाता है अक्सर। गौतम बुद्ध का पिताजी का नाम क्या नाम था? शुद्धोदन। शुद्धोदन, शुद्धोदन इनके पिताजी का नाम था। ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म तो हुआ नेपाल लुबनी में, लेकिन इनको शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुई? ये सब क्वेश्चन आता है कि इनको शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुई। याद रखिएगा बोध गया में इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? बोध गया में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। कहां पर हुई? कुशीनगर में। अब अगला सवाल इनके बारे में पूछा जाता है, महावीर जी, है ना। पूछा जाएगा कि महावीर जी का जन्म कहां पर हुआ था। अच्छा, कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। याद रखिएगा जो महावीर जी है प्यारे बच्चों, इनका जन्म हुआ था वैशाली में। इनका जन्म कहां पर हुआ था? वैशाली में। ठीक है। इनका माता का नाम क्या था? याद रखिएगा महावीर जी का बचपन का नाम पहले तो वर्धमान था, और इनका माता का नाम था महामाया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। हम अगर गलत बोल दिए हैं तो सॉरी सॉरी। याद रखिएगा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, माता का नाम महामाया, है ना। अब इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। याद रखिएगा क्या था? यशोदा। और इनकी माँ का नाम था त्रिशला, है ना। तो एक एक करके लिख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महावीर जी की माता का नाम त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा, है ना। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पति का नाम था यशोधरा। दोनों मंत्र, ये धरा ये दा। और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। इन्होंने क्या किया? जैन धर्म की स्थापना किया। किसने? महावीर ने। ये सब सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलिए आ जाते हैं। तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम महावीर जी का वर्धमान था। महावीर जिन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया। महावीर जी को 24वां तीर्थंकर कहा जाता है। कितना? 24वां। ये सब रिवीजन कर लीजिए, हम सब कुछ कोर्स में पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को जो कोर्स में जुड़े होंगे उनको पता होगा। अगला देखिए, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन संगीति एक होता बौद्ध संगीति। हमने कहा टोटल बौद्ध संगीति कितना हुआ था? 4। कितना? 4। पहली बार बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो बौद्ध धर्म में पहली बार बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में। लेकिन जैन संगीति टोटल कितना हुआ? तो जैन धर्म में जो संगीति होता है उसको जैन संगीति कहते हैं। और टोटल जैन संगीति हुआ था 2। जैन संगीति कितना हुआ था? 2। बौद्ध संगीति कितना हुआ था? 4। पहली बार बौद्ध संगीति कहां पर हुआ? राजगृह में। कहां पर हुआ? राजगृह में। लेकिन पहली बार जैन संगीति कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर हम सब जानते हैं जो जैन धर्म था ये 2 भागों में बट गया। जैन धर्म की स्थापना महावीर ने किया, लेकिन ये धर्म 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर में एक दिगंबर में। तो इसलिए पूछा जाता है श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से है? जैन धर्म से। श्वेतांबर किसको कहा गया? जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर किसको कहा गया? जो नग्न रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनता। ये थोड़ा कट्टर होते हैं, ये थोड़ा साधारण होते हैं। तो ये दोनों का संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हम सब जानते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। उसी तरह से त्रिपीटक, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक, विनय पीटक, ये सभी का संबंध भी बौद्ध धर्म से। उसके बाद महायान, हीनयान, इसका भी संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध ने। बाकी श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। तो यहाँ पूछा स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अगर हम आपको कहेंगे कि बताइए सांची का स्तूप कहां पर है, तो आप कहोगे सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश भोपाल में, है ना। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, वहीं पर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सुत्त पीटक किस धर्म से है? तो हम सब जानते हैं सुत्त पीटक, विनय पीटक, त्रिपीटक, अभिधम्म पीटक, ये सभी का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन, बाबरनामा क्या है? तो हम सब जानते हैं बाबरनामा जो है बाबर की कहानी यानी बाबर की आत्मकथा है, जहां पर हम लोग बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला सवाल पूछा जाता है कि जो बाबरनामा है प्यारे बच्चों, ये किसने लिखा? तो याद रखिएगा बाबर ने खुद लिखा, है ना। बाबरनामा को ही क्या कहा जाता है? तुजुक ए बाबरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा को ही क्या कहा जाता है? बाबरनामा को ही कहा जाता है तुजुक ए बाबरी। ठीक। उसके बाद बाबरनामा के लेखक कौन? बाबर। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन? बाबर बोल देंगे। बाबर क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा, आत्मकथा मतलब बाबर की कहानी है। जब बाबर
ने अपने बारे में लिखा है इस किताब में। ठीक, अच्छा ये किस भाषा में लिखा गया बाबरनामा को? तो तुजुक, 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 तू से तुर्की। तो याद रखिएगा ये जो बाबरनामा है प्यारे बच्चों, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है, याद रहेगा। तो बाबरनामा को खुद बाबर ने लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है, और उसी को तुजु के बाबरी कहते हैं। और ये क्या है? बाबर की आत्मकथा है। अगला देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, यानी कुतुब मीनार का काम किसने शुरू किया? याद रखिएगा उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, उसके बाद इस काम को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण का काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इस काम को पूरा किसने किया? उसका नाम था प्यारे बच्चों इल्तुतमिश। ठीक है, तो कुतुब मीनार के बारे में क्या सवाल पूछा जाता है? जल्दी से बताओ, किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? वही जो कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जल्दी से बताइए दिल्ली सल्तनत, देखो बार बार लिखने से याद होता है ना। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? 1206 में। दिल्ली सल्तनत खत्म कब हुआ? 1526 में। और 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। पहला राजा कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से थे? क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से थे? तो याद रखिएगा गुलाम वंश से। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया एक प्रकार का टैक्स था, ये लिया जाता था जिम्मियों से, है ना। जजिया जो है जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मी किसे कहा जाता है? मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्म को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इन लोगों को जिम्मी कहा जाता है और इन्हीं लोगों से जजिया टैक्स लिया जाता था। पूछा जाता है जजिया कर किसने समाप्त किया? तो उसका नाम था अकबर। अकबर ने क्या किया था? जजिया कर समाप्त किया था। अगला सवाल प्यारे बच्चों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। दीन इलाही संबंधित है, तो दीन इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने। इसलिए दीन इलाही किससे संबंधित होगा? अकबर से होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। और दीन इलाही कब शुरू किया गया? 1582 में। दीन इलाही क्या था? एक प्रकार का धर्म था जो कि अकबर ने चलाया था। इसमें क्या था? सारे धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को लेकर के ये दीन इलाही धर्म बनाया गया था। इसमें सारे धर्म के लोग रहते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इस धर्म में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? यानी जब अकबर यहाँ पर राजा बना तो उस वक्त में जो टैक्स वगैरह लिया जाता था, ये किसके नियंत्रण में था? टैक्स वगैरह कौन लेता था? तो याद रखिएगा वो था टोडरमल के नियंत्रण में, है ना। तो अकबर जब राजा था तो उस वक्त में जो टैक्स पैसा वगैरह जो लिया जाता था वो सब टोडरमल लेते थे, इसी के अंडर में सब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए पानीपत का जो युद्ध है ना, यहां से भी सवाल कभी ना कभी आ ही जाते हैं। कभी ना कभी नहीं, लगातार देखने को मिलता है। पिछले बार देखने को नहीं मिला, लेकिन लगभग हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध, टॉपिक क्या है? पानीपत का युद्ध। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से आपके सवाल रहने वाले हैं इस बार भी। चलो, पूछा जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ प्यारे बच्चों? 1526 में। दूसरा पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। 1556 में। ठीक है, तीसरा पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में, सॉरी 1761 में। ठीक है, 1761 ही था ना। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर दो क्योंकि हमें भी थोड़ी डाउट हो रही है। सर 22 का 1761। ठीक है, वेरी गुड। चलो, मेरा देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? जल्दी बोलो, हमारा देख के बोल रहे हो क्या? सर बहुत थक गए हैं। अरे नहीं, कोई नहीं। चलो देखो, तो प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आपके ना एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, पूछा जाता है पानीपत का युद्ध के बारे में, है ना। ध्यान से सुनना। देखिए क्वेश्चन क्या था कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? कभी पूछेगा पहला युद्ध कब हुआ, कभी पूछेगा तीसरा युद्ध कब हुआ, है ना। तो पानीपत का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो एक तरफ था बाबर और एक तरफ था इब्राहिम लोदी, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए और बाबर जीत गए। बाबर जीतने के बाद इन्होंने 1526 में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। इब्राहिम लोदी हार गए, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत खत्म। फिर 1556 में जो युद्ध हुआ प्यारे बच्चों, ये किसके बीच हुआ? तो एक तरफ था अकबर और एक तरफ था हेमू। अकबर मात्र 14 साल का उस वक्त में था। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुआ, जिसमें हेमू हार गए और अकबर जीत गए।
और 1761 वाली लड़ाई आपको ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अकबर राजा कब बने थे? 1556 में ही। याद रखिएगा अकबर जब 14 साल के थे तभी वो राजा बन गए थे 1556 में, और 1556 से लेकर के 1605 तक उनका शासन रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किस वंश से था? तो हम सब जानते हैं कृष्णदेवराय किस वंश से था। याद रखिएगा तुलु वंश से, है ना। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कई सारे सवाल आते हैं, आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य। क्या क्वेश्चन आएगा? विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आएगा, है ना। क्या क्वेश्चन आता है? पहला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 में। किसने किया? हरिहर तथा, देखो अभी आपको अगर पढ़ाने लगे ना तो रियल में पूरा रात निकल जाएगा, फिर भी शॉर्ट शॉर्ट बता देते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 में। किसने किया? हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। अच्छा, अब पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य किस तरफ है? तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य आपका दक्षिण भारत में है। कहाँ है? दक्षिण भारत में है। इस प्रकार से नक्शा है ना, ये भारत का नक्शा है। तो विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ पर है। ये क्या है? आपका विजयनगर साम्राज्य में है। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 2 नदी था। एक नदी का नाम था कृष्णा नदी। ये कौन सा नदी है? इस नदी का नाम है कृष्णा नदी, ठीक है। और एक नदी था प्यारे बच्चों विजयनगर साम्राज्य में, जिस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? एक और नदी था जिस नदी को कहते हैं तुंगभद्रा नदी। तो पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य में कितना नदी था? याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में टोटल 2 नदी था। एक नदी का नाम था कृष्णा नदी, एक नदी का नाम था तुंगभद्रा नदी, ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने किया? हरिहर बुक्का, जो कि किस वंश से था? याद रखिएगा संगम वंश से। किस वंश से था? संगम वंश। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में कितना वंश था? याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश था। 4 वंश था। पूछा जाता है कौन कौन सा? तो याद रखिएगा ट्रिक के साथ SSTA। 4 वंश का नाम कैसे याद रखना है? SSTA। एस से होता है संगम, ठीक। एस से होता है सालू वंश, ठीक। टी से होता है तुलु वंश। टी से क्या होता है? तुलु वंश। और ए से होता है आरवीडू वंश। ए से क्या होता है? आरवीडू वंश। अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो एस से संगम, एस से सालू, टी से तुलु, ए से आरवीडू। संगम वंश से कौन था? हरिहर तथा बुक्का। और विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेवराय ये किस वंश से था? तुलु वंश से था। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक है उसको राय कहा जाता था। और जो सेना प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? याद रखिएगा जो सेना प्रमुख होता था उसे कहा जाता था नायक। क्या कहा जाता था? नायक। चलिए बहुत सारा बता दिए, आगे आते हैं प्यारे बच्चों, है ना। जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छा। समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को? अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो कृष्णदेवराय किस वंश से था? कृष्णदेवराय तुलु वंश से था। और हरिहर तथा बुक्का किस वंश से था? संगम वंश से था। अगला क्वेश्चन, निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? देखो निकोलो कोंटी कौन है पहले याद रखिए, ये इटली का रहने वाला था। निकोलो कोंटी जो है ना इटली का रहने वाला था। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा यात्री आया था? तो निकोलो कोंटी है। निकोलो कोंटी जो कि सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में आया था, इसके बाद अब्दुल रज्जाक आया था। अच्छा, निकोलो कोंटी किस शासक के काल में आया था? याद रखिएगा देवराय द्वितीय। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में इटली से निकोलो कोंटी भारत यानी विजयनगर साम्राज्य आया था, ठीक है। दूसरी बार फिर कौन आया? दूसरा यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो विजयनगर को हम्पी के नाम से। वैसे भी याद रखिएगा विजयनगर की राजधानी, विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी। तो विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। और हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। 2 नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? पूछा जाता है कि ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहां पर है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के किनारे है? तो 2 नदी के बारे में पढ़ते हैं, याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे विरूपाक्ष मंदिर है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे विरूपाक्ष मंदिर है। कहां पर है? हम्पी में है। ये सब हम लोग कोर्स में पढ़ाए हैं। जो लोग कोर्स में जुड़े होंगे उनको बहुत अच्छी से, सर सच्ची से दिखा नहीं, वीडियो को बड़ा कर लो तभी अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि अब इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा ना फिर, है कि नहीं। अच्छे से कर लो। जो लोग कोर्स में जुड़े होंगे उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? एक बार बोलो तो जी, बोलो यस सर। जी सर। गनीता यादव करे जी सर। अंशु जी सर। सर प्लीज जूम कीजिए ना। पानी पूरी, पानी पूरी नाम रखा है। अरे ऐसे आप लोग बड़ा स्क्रीन करके देखो ना जी, इस तरह से देखो ना तुम लोग, इस तरह तुम लोग कोई कमेंट वमेंट मत करो, ऐसे देखो, ऐसे फुल करके देखो तब दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर
हमें भी छोटा छोटा लिखेंगे तभी ना लिखा जाएगा। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? हम्पी में है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर में क्या होता है? याद रखिएगा, शिव भगवान की पूजा, है ना। किस भगवान की पूजा होती है? शिव भगवान की पूजा होती है विरूपाक्ष मंदिर में, याद रखिएगा। बिल्कुल, यूपी बोर्ड एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह आएगा, सिर्फ बिहार बोर्ड नहीं, हर जगह। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो हम सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम मोहम्मद से था। अगला क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? हम सब जानते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी में। और आप सबको पता है गुरु नानक, जिनको बाबा गुरु नानक भी कहा जाता है, इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया था। ठीक है जी सर, ज्वाइन किए हैं सर। हिस्ट्री सर, ग्रेटफुल बट मनी इज पावरफुल। क्या क्या लिख रहे हैं? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बच्चे पूछ रहे सर कोर्स कैसे ज्वाइन करें, हम बता देंगे, डोंट वरी। तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस संत ने किया? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि भक्ति आंदोलन होता क्या है ना। चलिए, अगला टॉपिक हम लोगों का है भक्ति आंदोलन। क्या टॉपिक है? भक्ति आंदोलन। सबसे पहला सवाल, भक्ति आंदोलन है क्या? तो प्यारे बच्चों, जो भी धर्म में बुराई थी, हिंदू धर्म में कुरीतियां थी, उस सबको खत्म करने के लिए एक तरह से, जैसे वन व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सब चीज को खत्म करने के लिए एक तरह का आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन को भक्ति आंदोलन कहते हैं। पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को शुरू किसने किया? याद रखिएगा, नयनार और अलवार संत ने। पहले याद रखिएगा, इसको शुरू किसने किया? नयनार संत ने और अलवार संत ने। अब आपके सामने सवाल आ होगा कि सर ये नयनार संत और अलवार संत फिर कौन आ गया, ये क्या है बवाल? याद रखिएगा, नयनार उनको कहा गया जो लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं, और अलवार उनको कहा गया जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो अब याद हो गया, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं अलवार संत, जो शिव भगवान की पूजा करते हैं नयनार संत। और इन्हीं संतों ने मिलकर के, प्यारे बच्चों, क्या किया था? इन्हीं संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था। पूछा जाएगा कहां पर? याद रखिएगा, दक्षिण भारत में। कहां पर? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था। अब आपके सामने सवाल है कि बताओ, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो उसका नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। तो ये भी सवाल आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? इसका नाम था रामानंद। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघासनीज किस देश का रहने वाला था? हम सब जानते हैं मेघासनीज, जो कि प्यारे बच्चों यूनान का रहने वाला था। मेघासनीज कौन था? भाई बहुत सारा सवाल बन रहा है। चलो देखो, मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था, जो कि यूनान का रहने वाला था। और ये जो है, इसको जो है सेल्यूकस भेजा था भारत। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अफनासी निकेतन कौन था? हम सब जानते हैं अफनासी निकेतन, जो कि एक व्यापारी था, घोड़ा वगैरह बेचता था, रूस का रहने वाला था। तो अफनासी निकेतन व्यापारी था, घोड़ों का व्यापारी, घोड़ा बेचता था, क्योंकि उस वक्त में लोग जब युद्ध करते थे तो घोड़ा लेके युद्ध करने जाते थे। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता, जिनको घुमक्कर कहा जाता है ना, इनको इब्न बतूता जो थे ना, इनको घूमने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। तो ये मोरक्को का रहने वाला था। पूछा गया इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? मोरक्को का। इब्न बतूता जब भारत आया, ये किसके शासन काल में आया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। और ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जो कि इब्न बतूता को काजी बनाया था। काजी, काजी का मतलब क्या होता है? जैसे कोर्ट में, न्यायालय में जज होता है ना, जज, जज साहब, न्यायाधीश, जज। तो उसी तरह उसी जज को कहा जाता है काजी। उर्दू में काजी, इंग्लिश में जज, हिंदी में न्यायाधीश, है ना। तो कोर्ट का जो जज होता है उसी को काजी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कौन सा यात्री है जिसको काजी बनाया गया? वो है इब्न बतूता। इसको काजी किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये इब्न बतूता ही है जो कि चाइना में भी गया था राजदूत बन करके, बड़ा बड़ा काम किया। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। अगला सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो जो पुर्तगाली थे, इन्होंने गोवा पर 1510 में अधिकार किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1600 में हुई। और ये वही कंपनी है जो कि हम लोगों पर राज किया और हम लोगों को गुलाम बना दिया, है ना। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन है? उलगुलान विद्रोह का नेता है। कभी कभी पूछ देता है मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? तो याद रखिएगा, 2 विद्रोह याद रखिएगा आप लोग, एक है मुंडा विद्रोह, एक है
उलगुलान विद्रोह, ये दोनों विद्रोह का नेता कौन है? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। बाकी संथाल विद्रोह का नेता कौन है? याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का नेता है सिद्धू और कान्हू। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में। वैसे दक्कन दंगा आयोग ना 1877 में हुआ था, है ना। देखिए दक्कन दंगा कब हुआ? दंगा हुआ था 75 में। उसके 2 साल बाद, क्योंकि भाई दक्कन जो दंगा हुआ ना वो हुआ था 1875 में। अब इसका जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाया कि भाई ये जो दंगा हुआ था आखिर क्यों हुआ था। 1875 में दंगा हुआ, ये दंगा क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, कौन करवाया, कौन इसके पीछे है, ये सब चीज का जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम बनाया, एक आयोग बनाया, जिसको कहते हैं दक्कन दंगा आयोग। तो दक्कन दंगा आयोग एक्चुअल में बना था 1877 में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 1875 दिया गया है। तो क्या करोगे, अफसोस, गलती ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। कार्नवालिस कोड कब बना था? हम सब जानते हैं कार्नवालिस कोड 1793 में बना था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? हम लोग ये सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। हम लोग 11वां चैप्टर 10वां चैप्टर में पढ़ेंगे, 10वां में पढ़ेंगे कि ये अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। कार्नवालिस ने 1793 में लागू किया था, और कार्नवालिस कोड भी 1793 में ही बना। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ना, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्नवालिस। 38 का राइट आंसर सी लगा देना, बहुत अच्छा। अगला देखो, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में। किस एक्ट के तहत? ये भी पूछा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना। एक एक्ट बना था, एक्ट, कानून, रेगुलेटिंग एक्ट। उसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में हुआ था स्थापना 1774 में। यहाँ पर 1774 नहीं है तो राइट आंसर डी लगा देंगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 57, 71, 85 तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, सॉरी 1757 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और अगर इस पलासी का युद्ध में हम लोग नहीं हारते ना, सिराजुद्दौला अगर नहीं हारता ना, तो आज अंग्रेज हम लोगों को गुलाम नहीं बना पाता शायद, है ना। तो पलासी का जो युद्ध है प्यारे बच्चों, ये 1757 में हुआ। ये लड़ाई हुई थी पलासी नाम का एक जगह में, जो कि बंगाल में पड़ता है। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। फिर उसके बाद 1764 में एक और युद्ध हुआ। एक तो पहले युद्ध कब हुआ? 1757 में। इसके 7 साल बाद यानी 1764 में एक और युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध अंग्रेज जीत गया। जब ये दोनों युद्ध अंग्रेज जीत गया ना, उसके बाद तो अंग्रेज कहा कि अब मेरे को कौन हरा सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तब फिर राज उसका शुरू हो गया। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था। वीर कुंवर सिंह, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? जगदीशपुर में हुआ था। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेट रिबेलियन, बिल्कुल इसका लेखक का नाम है अशोक मेहता। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपको पता है 1857 की क्रांति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई बार यहां से तो समझो कि ये जो चैप्टर है ना 1857, यार हिस्ट्री सही में बहुत आसान है, सही में बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम आपको 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक बता सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक आएगा। चलो एक चीज बता देते हैं आप लोगों के लिए। देखो वैसे सारा चैप्टर पढ़ना, बट हम आपके लिए बता देते हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 6 चैप्टर, 6 हटा दो कोई दिक्कत नहीं, 7 चैप्टर, 8 और 9 ये दोनों चैप्टर, उसके बाद 11वां चैप्टर और 13वां चैप्टर। ये जो चैप्टर है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आते हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा मार्क्स इस चैप्टर से आता है। देखो पहला, दूसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 13वां, 11वां और 7वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस 8 चैप्टर से इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 15 चैप्टर टोटल हम लोग ले रहे हैं, 15 चैप्टर। लेकिन आप ऐसा मत करना है कि यही सब चैप्टर को पढ़ना पूरा। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? एक बार मेरे ख्याल से बोल दो ना प्लीज। क्या बोल देंगे? सर कितना चैप्टर का पढ़ाई हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट कर सर क्यों बता दिया आप? अब मैं वही हम वही पढ़ेंगे। अरे नहीं, पूरा पढ़ना तुम लोगों को, देख लेना फिर। अच्छा देखो, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कहा कि पूरा यहीं से आते हैं। ठीक है, चलो अभी नहीं, बेकार बताया तुम लोग को जी, बक नहीं बताना था। छोड़ो छोड़ो, आओ इधर आओ। क्या पढ़ रहे थे? 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, है ना। चलो 1857 की क्रांति, देखो हम लोग ऐसी ही तैयारी कराते हैं कोर्स में, है ना। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं यार, जुड़ जाओ, बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। आप लोग ऐसा सोचते हो कि सर यूट्यूब में तो इतना अच्छा है, तो वही सोचो ना कि यूट्यूब में जब इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो ऐप में कितना अच्छा पढ़ाते होंगे। एक बार जुड़ो तो
अरे जुड़ोगे, हम लोग को भी फायदा होगा, फीस भी कम है, सारे टीचर्स को सैलरी वैलरी और भी कुछ बड़ा बड़ा काम करेंगे। जुड़ोगे नहीं तो कहाँ से हो पाएगा, है ना। चलिए छोड़िए। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुआ, 1857 को। अच्छा, ये क्रांति कब शुरू होने वाला था आपको पता है? 31 मई को शुरू होने वाला था, 31 मई, याद रखिएगा। ये जो क्रांति है 31 मई को शुरू होने वाला था, लेकिन भारत के लोगों को तो सब्र है ही नहीं, धीरज है ही नहीं। तो ये क्रांति जो कि 31 मई को शुरू होने वाला था, वो क्रांति हो गई 10 मई को शुरू, इसीलिए तो हम लोग फेल हो गए। ये क्रांति कहां से शुरू हुआ था? मेरठ। मेरठ से ये क्रांति शुरू हुआ था। शुरू किसने किया था? सिपाहियों ने। ये क्रांति को शुरू किसने किया था? सिपाहियों ने। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरठ से शुरू हुआ, सिपाहियों ने शुरू किया, 10 मई को शुरू किया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 का, दिल्ली 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था इस क्रांति का? बहादुर शाह जफर। यह क्रांति क्यों हो गया? तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी वाला कारतूस। पूछा जाता है चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम था? चर्बी वाला कारतूस। यही सबसे मुख्य कारण है 1857 की क्रांति होने का। ठीक है सर, आप बहुत नोटी हैं सर। अच्छा चलिए, तो लखनऊ से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो प्यारे बच्चों, लखनऊ में 1857 की क्रांति हुई थी। और ये जो क्रांति है ना, ये जो क्रांति है ना, लखनऊ से नेतृत्व की थी कौन? बेगम हजरत महल। ठीक है, और कानपुर से कौन किए थे? नाना साहेब। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। बिहार से वीर कुंवर सिंह, और नाना साहेब कहाँ से? ये कानपुर से थे। बिहार से वीर कुंवर सिंह। बेगम हजरत महल दो जगह से थे, एक अवधि और एक आपका, एक अवधि नहीं, वो अलग नाम था, क्या नाम था, नाम भूल रहे हैं, चलो छोड़ो ये सब। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से। वीर कुंवर सिंह बिहार से। पटना से पीर अली। नाना साहेब कानपुर से। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह से इस क्रांति को संभाल रहे थे। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन था? बिल्कुल, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस वक्त में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 को। वास्को डिब्बा वाला, बताइए वास्को डिब्बा वाला कब आया था? 1498 को। वास्को डिगामा मत बोलना, बोलना वास्को डिब्बा वाला भैया, चाचा, चाचा दादा होगा, दादा। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो याद रखिएगा मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर, है ना। मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर। गेट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो गेट ऑफ इंडिया आपका बॉम्बे में है, बॉम्बे। गेट ऑफ इंडिया बॉम्बे, और इंडिया गेट दिल्ली। गेट ऑफ इंडिया को कब बनाया? तो गेट ऑफ इंडिया को 1911 में। और इंडिया गेट को कब बनाया? 1931 में। ये दोनों डेट याद रखिएगा। अगला देखिए, 3 कठिया पद्धति जुड़ी है। तो 3 कठिया पद्धति कहां पर लागू किया गया था? नील की खेती में। किसानों से टैक्स लेने के लिए एक तरह का नियम लागू किया गया था, 3 कठिया पद्धति जिसको कहते हैं टैक्स लेने के लिए। तो नील की खेती से संबंधित है 3 कठिया, जो कि चंपारण के किसानों से करवा रहे थे। नील की खेती तो वही के किसान कर रहे थे ना। अगला देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, ये कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, है ना। ये सब भी पढ़ाएंगे, अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बन रहा होगा, डोंट वरी, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था प्यारे बच्चों? एक बहुत बड़ी घटना हुई थी चौरी चौरा। क्या हुआ था पता है? बहुत सारे लोग ना रैली कर रहे थे, है ना। तो पुलिस वगैरह होता ना कि कोई अगर रैली निकाला है तो पुलिस जो है रोकता है ना। तो पुलिस रोकने आया तो सारे लोगों ने क्या किया पता है? सारे पुलिसकर्मी को, टोटल 19 लोगों को थाना में बंद कर दिया और थाना को जला दिया। सब लोग जिंदा जल के मर गए उस थाना में। ठीक है, तो इसी कांड को चौरी चौरा कहते हैं। गोरखपुर में यूपी में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ था। बहुत ही दर्दनाक घटना था ये। ठीक है, क्या बताओगे आपको? तो 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 50 वैसे प्रश्नों को किया जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर ये आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को क्या करना है? तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है, तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से पहले तो डाउनलोड कर लेना। वहीं पे फ्री नोट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। मतलब तनु क्लासेस आपको डाउनलोड करना, वहां लिखा हुआ रहेगा फ्री नोट्स। क्लास 12 आर्ट्स में जाकर के फ्री नोट्स में जाना और मिल जाएगा। तनु क्लासेस आप कहां से डाउनलोड करोगे? तो कमेंट में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं सच में अच्छा नंबर लाना, बढ़िया नंबर लाना और पूरे सिलेबस को पढ़ना, सिर्फ पास करना नहीं, नॉलेज भी हो आपको, आगे चल करके आप कोई चीज का तैयारी भी कर पाओ। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब में देख करके पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर भी आ जाएगा
और बिल्कुल बढ़िया पढ़ाते हैं। आप लोग खुद तारीफ करते हैं कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यूट्यूब में। तो ये सोचो ना कि यूट्यूब में इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो ऐप में कितना अच्छा पढ़ाते होंगे। वहाँ पर टेस्ट भी लेते हैं, पीडीएफ भी देते हैं, क्लास भी होती है, अलग अलग टीचर भी है, डाउट होता है, होमवर्क होता है। तो ये सब कुछ प्यारे बच्चों हम लोग तनु क्लासेस ऐप में करवाते हैं। तो आप सभी लोग तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर एक बैच है सफलता बैच। बैच का नाम क्या है? सफलता, है ना। तो तनु क्लासेस ऐप को पहले डाउनलोड करिए। 2 लाख बच्चे भी जुड़े हुए, आर्ट्स का सबसे बड़ा ऐप है ये। और यहाँ पर ज्वाइन करिए सफलता बैच को। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हम लोग कराते हैं। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो हम ये नंबर दे रहे हैं 87099610 975। ठीक है, 87099610 975 ये नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लेना, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। मज़ा आया आप लोगों को क्लास में? जिन लोगों को भी मज़ा आया है वीडियो लाइक करिए। सर आप शादी कब करेंगे? अपने शादी में हमें बुलाइएगा। एक तो मेरा शादी तुम ही लोग को ज़्यादा वो फिक्र है, पता मेरा घर वाला से ज़्यादा तुम्ही को फिक्र हो गया ना। बाकी हाँ, जब होगी बिल्कुल बुलाएंगे भाई साहब, कोई नहीं बुलाएंगे। तुम लोग लेकिन मत बुलाना, है ना। तुम लोग नहीं बुलाता है। कितनी सारी स्टूडेंट हो जो हमारी शादी कर ली लेकिन बुलाती नहीं है स्टूडेंट सब। सर आई एम अंजुम स्टडी गर्ल। तो क्यों तुम पानी पूरी अपना नाम रख दी फिर? बताइए, पानी पूरी कोई नाम होता है? चलिए सर, हिस्ट्री अमन सर पढ़ाएंगे, कोई बोलिए। बिल्कुल हिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे। 3rd चैप्टर, अच्छा देखो कितना जल्दी है सर, बहुत मज़ा आया। चलिए थैंक यू। जो लोग कोर्स में जुड़े होंगे उनका तो सारा रिवीजन हो गया होगा। बिल्कुल एफ लवर, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 48 सही हुआ, बहुत अच्छा। प्रिया रानी, बहुत खूब। सर ये आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। और पहले का क्लास अच्छा नहीं लगा था क्या? सर हमको भी क्लास में जुड़ना है, कितना लगेगा एडमिशन फ़ी? संजय कुमार, फीस बहुत कम है, 1600-1700 फीस है, सारा सब्जेक्ट है। फिर जो हम लोग क्रैश कोर्स लेके आएंगे अक्टूबर महीना में, है ना। अक्टूबर में जो हम लोगों का क्रैश कोर्स आएगा तो वो आप लोगों को फ्री मिलेगा, ठीक है। अक्टूबर में हम लोगों का एक क्रैश कोर्स आता है रिवीजन कराने के लिए, तो इसका आप लोग के पास पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ 1700 में ही पूरे एग्जाम तक का पढ़ाई होगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए तमन्ना फातिमा कह रही हमें भूल गए। बाक हम काहे भूलेंगे सर, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। छोटन कुमार प्रजापति, सॉरी छोटन भाई, लेकिन क्या करोगे, थोड़ा सा सॉरी। स्लो आप पढ़ लेना, दोबारा देख लेना आप, है ना। तेज अगर पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे तेज पढ़ा रहे हैं। अब सबका बात सुन रहे हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सोनू यादव, थैंक यू। सर हम जो पढ़े थे वह सब सभी, बट मैं ऑफलाइन क्लास जाती हूँ, मेरा चीपर बट पीछे चल रहा है। सर मेरा चैप्टर बहुत पीछे चल रहा है, क्या करूँ सर? मासूम बॉय, अगर पीछे चल रहा है तो आप टीचर के भरोसे नहीं रहिए, अपने से कोशिश करिए, कहीं से भी पढ़िए लेकिन आगे आगे पढ़िए, है ना। टीचर के भरोसे नहीं रहना, नंबर आपको लाना है ना, आपका नाम होगा ना, आपका माँ बाप है ना, आपको कुछ बनना है ना, कोई थोड़ी बनाएगा। तो आपको कोशिश करना होगा ना, आपको सिर्फ आप ही बदल सकते हो, ठीक है। आपको कोई और आके नहीं बदलेगा भाई, समझ रहे हो ना, बात समझो यार। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। हर शाम के बाद रात आती है, हर बात के बाद तुम्हारी याद आती है, चुप रहे के भी देख लिया हमने, खामोशियां से भी तुम्हारी आवाज़ आती है। वाह वाह, क्या बात है। चले, फीस तो बता दिए तानिया, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं यार, सभी बोर्ड के बच्चे। कितना बार बोलेंगे, 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं फिर भी वही सवाल है। ये सवाल लगता है कभी खत्म नहीं होगा ना। आप लोग बोलेंगे सर हम लोग तो पहली बार 12th में आए हैं ना, हमको क्या पता आप कब बोले हैं। हाँ बात सही है। चलिए बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो, 7 बजे के लिए हर दिन तैयार रहो, ठीक है। व्याकरण वगैरह भी जल्दी शुरू करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे अगला टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।